प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और मैं कहता हूं कि गांधी दर्शन को समझने के लिए गांधी को समझना जरूरी है और गांधी को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि गांधी ने किया क्या। और गांधी ने किया क्या यह जानने के लिए जरूरी है कि हम उनका प्रारंभिक जीवन पढ़ें, जहां से उनका निर्माण शुरू होता है, वह हमने पढ़ लिया। फिर हमारे लिए यह देखना जरूरी था कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह के कौन कौन से प्रयोग किए और उनके नतीजे क्या रहे। उसके बाद हम देख रहे थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। 1915 में जब वे भारत आ गए थे तो उनके सामने मैदान खुला था। वे चाहते तो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद सकते थे। कांग्रेस जैसा बड़ा संगठन अपना नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार बैठा था उन्हें, लेकिन उनका ये निर्णय था कि पहले मैं भारत घूमूंगा, इस भारत को थोड़ा और समझूंगा और करीब से समझूंगा। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की भी यही राय थी। तो उन्होंने अहमदाबाद में अपना आश्रम बनाने की तैयारी शुरू की। दूसरी तरफ उनके सामने कुछ चुनौतियां आईं। 2 किसान आंदोलन, चंपारण और खेड़ा, और एक मजदूर आंदोलन अहमदाबाद का, और इसके साथ असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी ने एक पूरी योजना के साथ इस देश को दिया था। और उस असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी जुड़ गया और इन आंदोलनों से गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा। दक्षिण अफ्रीका के जो प्रयोग थे, वे प्रयोग भारत की मिट्टी में किस तरह से हो सकते हैं, यह उनको समझ में आ गया। और गांधी जी के बारे में भी लोग जान गए कि ये किस तरह का आदमी है। अंग्रेज भी जान गए कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है, झुकाने वाला है, और अपने तरीके से झुकाने वाला है। और वास्तव में गांधी जी जो निर्णय ले लेते थे, उस निर्णय पर अडिग रहते थे। जब उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि चोरी चोरा के बाद में मुझे आंदोलन रोकना है, तो उन्होंने असहयोग रोक दिया। देश के बड़े बड़े नेता उनसे नाराज हुए। ये क्या कर दिया आपने? आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा था और अंग्रेज भाग जाते शायद, लेकिन आपने आंदोलन बीच में रोक दिया। तो गांधी जी ने कहा कि रोक दिया। जिस आंदोलन में अहिंसा और सत्य का उल्लंघन होने लग जाए, मैं उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, और इस तरह के आंदोलनों से लाभ भी नहीं मिलता है। तो मैं थोड़ी और तैयारी करूंगा, और अवसर आएगा। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया गांधी जी को कि भाई, समय बीता, थोड़ा कुछ घटनाएं घटी, तो कहा गांधी जी आंदोलन छेड़ने का समय आ गया है, आप नेतृत्व संभालिए। तो गांधी जी अध्ययन कर रहे थे देश का, और इसी बीच नमक कानून आया। नमक का प्रश्न खड़ा हो गया। भारत के पानी से भारत वाले ही नमक बनाकर नहीं काम में ले सकते, तो फिर भारत के लोग किस प्रकार के शासन के अधीन रह रहे हैं? तो
1929 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को अधिकार दे दिया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कर सकते हैं, जैसा कि गांधी जी ने कहा भी था। 1930 के फरवरी में साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई और गांधी जी को पूरा अधिकार दे दिया गया कि किस तरह से आंदोलन करना, कहां से शुरू करना, क्या उसकी योजना होगी, सब आप तय करें, हम आपके पीछे रहेंगे। गांधी जी ने एक 11 सूत्री मांग पत्र लॉर्ड इरविन के सामने रखा और इरविन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई पानी से अलग नमक नाम की कोई चीज नहीं है, जिस पर टैक्स लगाकर आप जुल्म कर रहे हैं, अंग्रेजों को कहा, और यह अमानवीय है, अविवेकपूर्ण है। सविनय अवज्ञा की प्रारंभिक बातें मैं कर चुका हूं इससे पहले, इसलिए मैं सिर्फ उतना ही दोहराव कर रहा हूं कि आप आगे की कड़ी से जुड़ जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं नमक कानून तोड़ूंगा, नमक बनाऊंगा, और मैं जानता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। गांधी जी ने ये बात कही अंग्रेजों से, लेकिन आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा? मेरे पीछे हजारों लाखों लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और अनुशासित तरीके से लड़ेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। लोग इकट्ठा होने लग गए साबरमती के आश्रम में, और गांधी जी ने रोज भाषण देना शुरू कर दिया, वहां लोगों को समझाना शुरू कर दिया। का विदेशी कपड़े जलाने हैं हमको, शराब नहीं बिकने देनी है, वकील अपनी प्रैक्टिस बंद कर देंगे। असहयोग में ऐसी चीजें हो चुकी हैं पहले, और लोग अपनी समितियों में मुकदमे निपटाएंगे, अदालतों में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा, ईमानदारी से अहिंसा का पालन किया जाएगा। लोगों को समझाया उन्होंने कि सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है, या सिविल नाफरमानी किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस देश में 7 लाख गांव हैं, एक गांव से 10 आदमी हो जाएं, कितने आदमी होंगे? और इतने आदमियों को क्या कोई बंदूक, क्या कोई तोप झुका सकती है? इतने सारे लोगों को कोई सत्ता मार सकती है? नहीं। आप लोग यहां आकर साबरमती में बैठ गए, आपको ये पता होता कि वहां गोलियां चलेंगी, तोपें चलेंगी, तो आप आते क्या? ये अहिंसा की ताकत आपको यहां तक खींच लाई। ये बातें हुई। फिर गांधी जी ने कहा कि भाई हिंसक आंदोलनों को कोई भी राज सत्ता बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए आंदोलन खत्म हो जाते हैं, हमें ये नहीं करना। गांधी जी का खूब अच्छा स्वागत हुआ, तोरण द्वार बने, लोग झंडियां लेके खड़े हो गए, लोगों ने सड़क के किनारे चरखे काटने शुरू कर दिए, और एक पूरे देश में हवा चल पड़ी। हवा क्या, एक लहर चल पड़ी। गांधी गांधी गांधी, ये क्या करने जा रहे हैं गांधी? अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रही थी बात, जबकि वो असहयोग देख चुके थे, और उस समय तो उन्होंने कहा था कि ये चलने वाली चीज नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को और भारत वाले हटा सकते हैं क्या? तो गांधी जी का जवाब यह था कि एक दिन जरूर हटेंगे, शुरुआत हो चुकी है उसकी, और उसी की आगे की कड़ी है ये। तो देश में कई जगहों पर, कई स्थानों पर, और ये सिविल डिसओबीडियंस शुरू हो गया। नमक बने कई जगहों पर, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था। और
धीरे धीरे ये बात साफ हो गई सरकार के सामने कि कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। सरकार असमंजस में आ गई कि लोग लाठियां खा रहे हैं, लोग मार खा रहे हैं और वापस प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। एक जत्था जाता है, मार खाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। क्या क्या हो। पेशावर में तो जो निहत्थी थी भीड़ थी उस पर गोली चलाने से इनकार ही कर दिया गढ़वाल रेजिमेंट ने। बोले हम अब गोली नहीं चला सकते। उधर ये जो पेशावर का आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे गांधी जी के मैं अनुयायी तो मैं क्या कहूं खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए, लेकिन गांधी जी को बहुत ज्यादा मानने वाले वे खान साहब संभाल रहे थे नेतृत्व, और गांधी जी का बहुत ज्यादा विश्वास था उन पर। इसीलिए तो उनका नाम फ्रंटियर गांधी रखा गया, बाद में सीमांत गांधी कहा गया उनको। तो बड़ी सरकार के सामने बड़ी मुसीबत हो गई। बोले यदि हमने कुछ नहीं किया, हो सकता है आंदोलन तो अपनी गति से धीरे धीरे कम पड़ेगा ही और गांधी जी भी एक दिन इसको वापस ले लेंगे, लेकिन यदि हमने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस ये कहेगी कि हम जीत गए, और यदि हमने कुछ किया तो ये कहा जाएगा कि हमें कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है, नमक जैसी चीज पे कर लगाया जा रहा है, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। खैर वे अंग्रेज थे, बहुत बदमाश थे, तो उन्होंने दमन का रास्ता ही अख्तियार किया और गांधी जी ने कहा कि आपको जो करना है वो कीजिए, ये आंदोलन तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा है कि आप ये जो दिखावा करते हैं प्रजावत्सल होने का, इसकी भी पोल खुलेगी। आप शुभचिंतक नहीं है हमारे, तो अंग्रेजों ने फौज का सहारा लिया। और बहुत तरीके होते हैं सत्ता के पास आंदोलन को दबाने के, सारे तरीके इस्तेमाल किए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अब जो धरासना नमक डिपो है, नमक निर्माणशाला है, उस पर अपने साथियों के साथ धावा बोलूंगा, अहिंसक धावा। उसके पहले गांधी जी की गिरफ्तारी के आदेश हो गए थे। तो गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और मुंबई में तो हिंसा हो गई, बहुत सारे लोग मरे मुंबई में। और आप ये देख लीजिए कि लोगों ने भी शराब की दुकानें जला दी, मजदूरों ने हड़तालें कर दी, रेलवे यूनियन साथ हो गई, और ये समझ लीजिए कि कई सरकारी संस्थानों पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया। दिल्ली को और कलकत्ता में भी गोलियां चली और गांधी जी भी थोड़ी सी दुविधा में आ गए कि मैंने शर्त ये रखी थी कि आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता अभी उतने प्रशिक्षित हुए नहीं हैं। खैर आंदोलन चला अपने हिसाब से। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, वे और गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर धरासना डिपो की ओर निकल पड़े। गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए थे और वहां
वहां जो हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। पुलिस लाठियां चला रही है, लोगों के सिर फोड़ रही है, लोग घायल हो रहे हैं, वो जमीन पे गिर रहे हैं, खून पड़ रहा है। स्वयंसेवकों का एक दल आता है जिसमें स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं, उनको उठा के ले जाता है, उपचार शुरू करता है और दूसरा जत्था आके प्रतिरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है कि अब हम पर लाठियां चलाइए। हालत बड़ी खराब हो गई। यानी 46 डिग्री फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर था उस दिन। करीब 320 आदमी घायल हो गए थे और ये टेम्परेचर तो छाया में था, धूप में तो और भी ज्यादा होगा। तो एक अमेरिकी पत्रकार हुआ है मिलर, उसकी एक टिप्पणी बहुत मायने रखती है। वो टिप्पणी बता देती है कि इस आंदोलन का मर्म क्या था। उसने ये लिखा कि ये जो लोग मार खा रहे हैं ना, ये कायर नहीं है, ये बहादुर है, ये इनकी बहादुरी है और इस बहादुरी के सामने अंग्रेज कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। मैं कोट कर रहा हूं, उद्धृत कर रहा हूं जो मिलर ने लिखा, 2 पंक्तियां कि वो लिखते हैं कि 20 देशों में समाचार भेजने के अपने कार्यकाल के 18 वर्षों के दौरान मैंने असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। बंबई के पास जो नमक के कारखाने थे वडाला में, उन पर धावा बोला गया और कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सैनिकट्टा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। मद्रास में लाठियां चली, पुलिस से टकराव हुआ, 3 आदमी मर भी गए। आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थे मीलों तक चले। तो इस तरह से पूरे देश में, बंगाल में भी घटनाएं घटी। तो ये जो नमक सत्याग्रह है, इसका नाम नमक सत्याग्रह भी है, इस नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है इसे। तो गांधी जी ने तो महिलाओं की भूमिका की बड़ी सराहना की है। बोले हम बिना अर्थ के ही इनको कमजोर मानते हैं, उनका अपमान करते हैं, ये उनके प्रति अन्याय है। जो महिलाएं पर्दे में रही थी, जो युवतियां थी, कुछ बाल विधवाएं भी थी, सामान्य अपने घर की महिलाएं शराब की दुकानों के आगे जाके बैठ जाती थी, नहीं हटेंगी, मार लो, लाठी चलाओ, हटेंगी नहीं। गांधी जी ने कहा है। मुंबई में कांग्रेस ने अपने स्वयंसेवक नियुक्त कर दिए कि तुम देखो कि कहां विदेशी माल बिक रहा है, और जो लोग चोरी छिपे विदेशी माल को बेच रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया। और वैसे भी शराब का विरोध तो अपने देश में बहुत अच्छा माना जाता है। एक गंदी और एक बुरी चीज का विरोध किया जा रहा है। अपने देश में तो शराब नहीं पीने वाले को अच्छे चरित्र का माना जाता है, ज्यादा अच्छे चरित्र का माना जाता है। और यदि इस तरह से धरने देने से देश के लोगों का चरित्र उज्जवल होता हो, अच्छा होता हो, तो कौन माता बहन इनकार करेगी इस आंदोलन में शामिल होने से। अब क्या है कि जहां नमक नहीं बन रहा है वहां क्या होगा, वहां लोगों ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। पूर्वी भारत में कहा कि टैक्स नहीं देंगे। एक वर्ग होता था कर्मचारियों का, चौकीदार, वो ये समझ लीजिए कि पुलिस के संपर्क में रहते थे, वो आधे पुलिस हुआ करते थे बस।
तो उनके नाम से टैक्स लिया जाता था। तो लोगों ने कहा हम चौकीदार का टैक्स नहीं देंगे, हमें जरूरत नहीं है, ये अंग्रेजों के पिट्ठू है। तो बिहार में हुआ ये ज्यादा, नहीं दिया लोगों ने टैक्स, और जहां जरूरत पड़ी वहां टकराए पुलिस से। और भागलपुर जिले में एक गांव है बिहपुर, वहां पुलिस ने कांग्रेस का जो आश्रम था उसको कब्जे में ले लिया। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रैली की और प्रभाव ये रहा, समग्र प्रभाव इन घटनाओं का, कि गांव में पुलिस के घुसने की हिम्मत नहीं होती थी कि सत्याग्रही मिलेंगे। और सत्याग्रही मिलेंगे सो मिलेंगे, लेकिन जिनको सत्याग्रह की टेक्निक समझ में आई हुई नहीं है वे लोग झगड़ा करेंगे, हमला करेंगे। तो दो मोर्चों पे कैसे लड़ा जाए। खैर, गुजरात के खेड़ा में जहां पटेल ने बारदोली आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी, वहां लोगों ने कहा कि टैक्स नहीं देंगे। पुलिस के आदमी आते, जो सामान होता वो उठा के ले जाते, गाय भैंस खोल के ले जाते, लेकिन लोग डटे रहे। पुलिस लोगों के घरों में घुस जाती, चीजों को, और नहीं तो चीजें ही तोड़ फोड़ देती। यहां तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की माताजी 80 वर्ष की थी, वे, उनको भी नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने। करम साड़ के अपने गांव में अपना भोजन पका रही थी, बर्तनों को उठाकर फेंक दिया। उसमें घर का जो सामान था थोड़ा बहुत, उसमें कंकर पत्थर भर दिए, मिट्टी का तेल डाल दिया उसमें। पटेल थे नहीं वहां, लेकिन लोग फिर भी डटे रहे। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जो मध्य भारत है, उसमें एक जन आंदोलन बन गया। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जंगलों के कानून तोड़ने शुरू कर दिए। बोले हम नहीं मानेंगे, हमारी रोजी रोटी है। असम में एक कनिंघम सर्कुलर आया था कि छात्रों और उनके अभिभावकों को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि छात्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा। इसका विरोध हुआ।